एक बार की बात है, एक गांव में विमला नाम की औरत रहती थी। उसे दमे की बीमारी थी। कुछ दिन बाद दिवाली होती है और पूरे गांव को दियों और अलग अलग तरह की लाइटों से सजाया जाता है। विमला के बच्चे चिंकी और पिंकी भी उस दिन बहुत खुश होते हैं और घर को खूब सजाते हैं। विमला, तुम बाहर मत निकलना। आज दिवाली है तो धुआं भी होगा। मैंने अपने घर के आसपास के लोगों और पूरे गांव वालों को मना तो किया है कि वो लोग इस बार पटाखे ना चलाएं। वैसे भी कितना प्रदूषण हो गया है, ये सबके लिए बहुत हानिकारक है, पर कोई समझता ही नहीं। हाँ पापा, और वैसे भी ये सब हमारे वातावरण के लिए भी तो ठीक नहीं है। हमारे स्कूल में भी मना किया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब पूजा का टाइम हो गया है, चलो पूजा कर ले। इतने में बाहर से बम पटाखे जलने की आवाजें आने लगती हैं। विमला को पहले ही दिक्कत थी और उसकी सांस फूलने लगती है। भीमा बाहर जाता है और सब गांव वालों से बोलता है। अरे हरिया भैया, आप कितने पटाखे चला रहे हो? मत करो ऐसा, ये हम सभी के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे बच्चों के लिए भी। अरे तू सीधा बोल कि तुझे अपनी पत्नी की चिंता है। बड़ा आया हमारी चिंता करने वाला। देखता नहीं मेरे बच्चे कितने खुश हैं। चल जा यहाँ से। भीमा सबसे कहता है, पर कोई भी गांव वाला उसकी बात नहीं सुनता। भीमा घर जाकर सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, पर कुछ देर बाद पटाखों से निकला हुआ धुआं घर में आने लगता है और विमला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी खांस खांस कर सांस फूलने लगती है और कुछ ही देर में वो मर जाती है। नहीं नहीं विमला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो देखो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। सब बहुत रोने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चिंकी और पिंकी भी बहुत उदास होती हैं, न ठीक से खाती हैं न पीती। एक दिन चिंकी पिंकी मंदिर में बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, हमारे मम्मी को अपने पास क्यों बुला लिया? हाँ राम जी, और वो भी उस दिन जिस दिन आप अपने घर वापस लौट के आए थे। आपने ऐसा क्यों किया? हमें हमारी मम्मी वापस कर दो ना भगवान जी। फिर दोनों घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उन्हें जंगल के रास्ते से आवाज आती है, रुको बच्चों। अरे ये आंटी हमें क्यों बुला रही हैं? तुम दोनों इतनी रात में जंगल के रास्ते क्या कर रही हो? तुम घर जाओ। हम तो घर ही जा रहे थे, आपने ही हमें रोका। और अभी तो गर्ल हो, आप रात में क्यों घूम रही हो? इतने में वो औरत चुड़ैल बन जाती है। अरे नहीं, मर गई रे। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल आंटी हमें जाने दो, हमारी मम्मी भी नहीं है, हम अकेले हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं 1 साल से यहाँ राम भगवान की तपस्या कर रही थी और तुम्हारा इंतजार। मतलब हम कुछ समझे नहीं। और चुड़ैल थोड़ी भगवान जी की पूजा करती है, वो तो भूत होती है। इतने में चुड़ैल कुछ देर के लिए विमला के रूप में आ जाती है और फिर से चुड़ैल बन जाती है। चिंकी और पिंकी की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, आप वापस आ गई? नहीं बेटी, मैं यहाँ से जा ही नहीं पाई। मेरी हत्या के कारण वो गांव वाले, उनसे बदला लिए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने तुम्हें अनाथ कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। सही कहा माँ, वो बहुत बुरे हैं। आपके जाने के बाद भी ठीक से हमसे कोई बात नहीं करता, ना पापा से। कोई बात नहीं, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। चुड़ैल चिंकी और पिंकी को जंगल में गुफा में ले जाती है, जहाँ पूरी गुफा अलग अलग तरह के बम से भरी होती है। अरे वाह, इतने सारे बम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे माँ। लेकिन इन बम का हम करेंगे क्या? बम जलना तो बुरी बात है ना माँ, तभी सरकार ने बम बेचने पे रोक लगा दी है। शहर की सब दुकानें अब बंद हो गई हैं। तुम देखते जाओ बेटा, ये साधारण बम नहीं, इन्हें पूरा 1 साल लगाकर बहुत ही मुश्किलों से मैंने बनाया है। लेकिन हम इनसे गांव वालों से बदला कैसे लेंगे? बस तुम देखती जाओ, पर इन सब में मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए और तुम्हारे पापा की भी। कल तुम अपने पापा को इसी गुफा में लेके आना, फिर मैं आगे क्या करना है वो बताऊंगी। फिर चिंकी पिंकी घर चली जाती हैं और घर जाके भीमा को सारी बात बताती हैं। भीमा को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। अरे ये क्या बोल रही हो? ऐसा कभी नहीं होता। जो मर गया वो कभी वापस नहीं आता बेटी। तुम्हें अकेले जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। भीमा उनकी बात नहीं मानता, पर चिंकी और पिंकी के बहुत कहने पर वो जंगल जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर तीनों जंगल की ओर जाते हैं।
अरे तुम दोनों मुझे ये कहाँ ले आई? तुम्हारी माँ यहाँ हो ना हो, लेकिन जंगली जानवर ही हमें जरूर खा जाएं। हाँ। अरे पापा कुछ नहीं होगा, आ जाओ। तभी वो गुफा पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही भीमा गुफा के बाहर पहुंचता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। अरे ये तुम्हारी माँ की जगह चुड़ैल कहाँ से आ गई? बच्चों तुम दूर रहो। देखो देखो चुड़ैल जी, ये नादान बच्चे हैं, आप इन्हें माफ करके छोड़ दो, इन्हें मत मारना। भीमा, मैं विमला हूँ, तुमने मुझे पहचाना? तभी चुड़ैल कुछ देर के लिए विमला के रूप में आके दिखती है। भीमा बहुत हैरान हो जाता है। विमला, तुम वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना बच्चों का और मेरा जीना कितना मुश्किल हो रहा था। फिर चुड़ैल उसी गुफा के अंदर ले जाती है। वहाँ बहुत सारे बम पटाखे रखे होते हैं। ये इतनी सारी बम ये कहाँ से लाई हो और क्यों? गांव वालों से बदला लेने के लिए। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब मेरे पूरे 1 साल की मेहनत है, ये कोई साधारण बम नहीं है। तुम शांत हो जाओ। और अब आगे तुमने क्या सोचा है? ये बम जलाकर गांव में प्रदूषण फैलाकर सबको सबक सिखाना चाहती हो? नहीं, इतनी आसान मौत नहीं, तुम अब देखते जाओ। बस हमें ये बम गांव वालों को बेचने हैं। हम रूप बदलकर कल से ही इस काम पे लग जाते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि गांव वाले शहर से पटाखे लाते थे और अब शहर में तो पटाखे बिकना बंद हो गए हैं। हाँ, मुझे मालूम है। अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अगले ही दिन भीमा और चुड़ैल रूप बदलकर पटाखे बेचने लगते हैं। अरे भाई, इस बार तो दिवाली पे कोई मजा नहीं आने वाला। कल शहर गया था, कहीं पटाखे नहीं मिल रहे। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लगता है उस मनहूस विमला की हाय लग गई। पिछली बार दिवाली के दिन ही मरी थी वो भी प्रदूषण के कारण। सब जगह से पटाखे ही गायब करवा दिए कमबख्त ने। अरे ऊ कौन आ रहा है? क्या बेच रहा है? अरे वाह, पटाखे वाला आया, पटाखे वाला। बाबा, मुझे भी पटाखे चाहिए। कहा पटाखे वाला है? ये कैसे हो सकत है भला? अजी सुनते हो, मैंने सुना है गांव में पटाखे वाली आई है। हाँ भगवान, वो देखो सामने बहुत ही सुंदर पटाखे वाली आई है। अच्छा, वो तुम्हें दूर से ही सुंदर लग रही है और मैं। इतने में भुवन की बीवी कविता आ जाती है और बोलती है, अरे हरिया भैया, इस बार दिवाली अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखे पे नजर ना रखें। सही कहा बहन। हाँ हाँ, समझ गया मेरी फुलझड़ी। चलो अब पटाखे ले लेते हैं जल्दी से, नहीं तो खत्म न हो जाए। फिर सब गांव वाले पटाखे खरीदने लगते हैं और यही नहीं, अगले 2 साल के लिए भी अभी से पटाखे ले लेते हैं। सब पटाखे बेचकर चुड़ैल और भीमा गुफा में वापस आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर अगला दिन हो जाता है, सब लोगों के घर सजे होते हैं। भीमा और चिंकी पिंकी भी चुड़ैल के साथ मिलकर अपने घर को बहुत सुंदर सजाती हैं। माँ, तुम घर के अंदर चली जाओ, कोई आपको ना देख ले। चिंता मत करो, जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हारे अलावा मुझे बाहर का कोई आदमी नहीं देख सकता। इस बार मैं तुम्हारे साथ खूब दिवाली मनाऊंगी। पिछली बार तो इन गांव वालों की वजह से मेरे प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं कर सके। फिर रात हो जाती है और चुड़ैल अपने परिवार के साथ खूब पटाखे जलाती है। माँ, प्रदूषण नहीं होगा? नहीं, ये मेरे जादुई पटाखे हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होगा। तुम जी भर के जलाओ और दिवाली मनाओ, फिर इन गांव वालों का हिसाब भी तो करना है। चुड़ैल और उसका परिवार बहुत खुश होता है। फिर कुछ देर बाद बाकी गांव वाले भी पटाखे जलाने लगते हैं। मेरे बच्चों, अब इन गांव वालों की बारी है, तुम बिल्कुल भी मत डरना। यहाँ जो भी होगा उसे तुम्हें और भीमा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। सब गांव वाले बॉम्ब जलाने लगते हैं। जैसे ही सब गांव वाले पटाखे जला देते हैं, उन जले हुए पटाखों से अचानक से धुआं निकलने लगता है। अरे मर गई रे, ये क्या? पटाखे जलने के इतनी देर बाद धुआं कैसे निकलने लगा इनमें से? किसी को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब भीमा के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी विमला चुड़ैल के रूप में आ जाती है।
ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मेरे पति तुमसे मेरे प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगते रहे और तुमने उनकी एक न सुनी। भुगतो अब तुम सब मरोगे। हमें माफ कर दो, हम कभी पटाखे नहीं चलाएंगे, कभी प्रदूषण नहीं करेंगे। देखो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें अब भगवान ही बचा सकते हैं। मेरा बदला पूरा हुआ। हे भगवान हमें बचा लो, हमें माफ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वहाँ राम भगवान प्रकट होते हैं। उनके आते ही सारा धुआं गायब हो जाते हैं। तभी गांव वाले माफी मांगने लगते हैं। हमने तुम सबको क्षमा किया। हर मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है और सच्चे मन से जो हमारी शरण में आता है उसे हम अवश्य क्षमा करते हैं। फिर विमला भगवान के चरणों में समाकर मुक्त हो जाती है। एक किराए के मकान में जया और रमेश नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक 7 साल की छोटी सी लड़की भी थी जिसका नाम निधि था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना मकान बदलकर एक 2 रूम सेट का फ्लैट खरीदा था। अब वो वहीं रहा करते थे। रमेश नौकरी करता था और जया गृहिणी थी। एक दिन रमेश सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है। जया, मार्केट जाके घर का कुछ जरूरी सामान ले आना। ठीक है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं और निधि मार्केट चले जाएंगे। अच्छा सुनो, मैंने शर्मा जी को काम वाली के लिए बोल दिया है। कोई काम वाली होगी तो वो भेज देंगे। हाँ, काम वाली की तो बहुत जरूरत है। इतना सारा काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी और मुझे निधि को भी तो संभालना होता है। फिर रमेश ऑफिस चला जाता है। निधि वहीं एक तरफ बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही होती है। घर का काम खत्म होते ही जया निधि को लेकर मार्केट चली जाती है और सभी जरूरत का सामान थैले में ले लेती है। जब वो सीढ़ी चढ़ती है तो निधि की नजर सीढ़ी पर रखी एक गुड़िया पर पड़ती है जो देखने में बहुत सुंदर होती है। मम्मी, ये सीढ़ी पर रखी गुड़िया किसकी है? मैं इसे ले लूं? नहीं निधि, बाहर पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते, आपको समझाया है ना। पर यहाँ तो कोई नहीं है, मैं इसे ले लूं? निधि बहुत जिद करती है तो जया मान जाती है। ठीक है बाबा, ले लो, पर वादा करो अगर कोई बच्चा जिसकी भी ये गुड़िया होगी वो मांगने आएगा तो तुम उसे दे दोगी। शायद बिल्डिंग का कोई बच्चा खेलते खेलते यहाँ रखकर भूल गया होगा। निधि उस गुड़िया को गोद में उठा लेती है। हाँ मम्मी, मैं वादा करती हूँ जिसकी भी ये गुड़िया होगी मैं उसे ये लौटा दूंगी। निधि और जया घर में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। जया दरवाजा खोलती है तो बाहर शांताबाई खड़ी होती है। राम राम मेम साहिब, मैं काम वाली हूँ। अच्छा, रमेश ने बताया था कि उन्होंने शर्मा जी को बोला था काम वाली के लिए। आपको शर्मा जी ने ये भेजा होगा ना? ठीक है, आप अंदर आ जाइए। शांताबाई अंदर आ जाती है। मेम साहिब, काम करने से पहले ही बता दूं, मेरे को एडवांस मांगता है काम शुरू करने से पहले। एडवांस? अरे पहले काम तो करो। मेम साहिब, वो तो मैं हूँ जो यहाँ काम करने के लिए मान गई। कोई और काम वाली होती ना तो इस फ्लैट की तरफ देखती भी नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इस फ्लैट में? कुछ नहीं मेम साहिब, चलो अब मुझे काम बता दो, क्या क्या काम है? जया उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसे सारा काम समझा देती है और निधि अपने कमरे में गुड़िया लेकर चली जाती है। अच्छा मेम साहिब, मैंने सारा काम समझ लिया, अब ना कल से आएगी। और फिर शांताबाई चली जाती है। जया खाना बनाने रसोई में चली जाती है और निधि कमरे में बैठकर उस गुड़िया के साथ खेलती है। निधि बेटे चलो, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो और दूध पी लो, फिर उस गुड़िया के साथ खेलना। निधि हाथ मुंह धोकर दूसरे कपड़े पहनकर और दूध लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। निधि दूध पीती है और गुड़िया को भी पिलाती है। गुड़िया सारा दूध पी लेती है। ये देखो मम्मी, मेरी गुड़िया ने सारा दूध पी लिया। अरे बेटा, उसे कुछ मत पिलाना, नहीं तो उसके अंदर सारा दूध जाने से वो खराब हो जाएगी। अच्छा मम्मी ठीक है, नहीं पिलाती। रात हो जाती है। रमेश भी ऑफिस से घर आ जाता है। फिर सभी मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। निधि खाना खाती है, उसके हाथ में फिर भी गुड़िया होती है। निधि, गुड़िया को एक तरफ रखो, फिर खाना खाओ। नहीं पापा, गुड़िया भी हमारे साथ खाएगी, वो भी तो भूखी है। जया, निधि के पास इतनी सारी गुड़िया हैं, फिर भी तुमने इसे एक और गुड़िया दिला दी। जया रमेश को सारी बात बताती है कि उसे ये गुड़िया सीढ़ियों पर पड़ी मिली थी। निधि जिद कर रही थी तो मैंने लेने को हाँ कह दिया। ये लड़की भी ना जिद्दी हो गई है। अच्छा ठीक है निधि, जल्दी जल्दी खाना खाओ
और अपने कमरे में सोने जाओ। निधि जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। निधि गुड़िया के साथ थोड़ी देर तक खेलती है और फिर सो जाती है। आधी रात होने पर जया को किसी के हंसने की आवाज आती है। जया उठकर देखती है कहीं निधि तो नहीं रो रही। अरे निधि तो आराम से अपनी गुड़िया के साथ सो रही है, फिर ये हंसने की आवाज किसकी थी? जया फिर सोने चली जाती है। सुबह होती है। रमेश ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और टेबल पर नाश्ता करता है और जया कुछ सोच रही होती है। क्या सोच रही हो? क्या बात है? कुछ टेंशन में लग रही हो। रात को सब सो रहे थे ना, तो मुझे किसी के हंसने जैसी आवाज आई। ऐसा लगा निधि डर गई होगी अकेले, इसलिए रो रही होगी, पर जब मैं उसके कमरे में गई तो वो सो रही थी। तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा थकान की वजह से होगा। कल तुम पूरे दिन काम में लगी रही होगी, इसलिए। अच्छा हाँ, काम से याद आया, तुमने बताया था ना शर्मा जी को काम वाली के लिए बोला था। कल वो आई थी, मैंने उससे पगार की बात कर ली है, वो आज से आएगी। अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और सुनो जया, निधि अभी तक सोई है, उसे उठा दो। अच्छा ठीक है, अभी उठाती हूँ। रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और जया निधि को उठाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है जो गुड़िया रात को उसके पास सो रही थी वो दूर कुर्सी पर बैठी है। उसे बहुत अजीब लगता है तो वो निधि को उठाती है। उठो बेटा उठो, बहुत समय हो गया, उठो। निधि उठ जाती है। निधि बेटा, ये गुड़िया तो रात को तुम्हारे साथ सोई थी, तो ये कुर्सी पर कैसे आई? अरे मम्मी, मैंने आपको बताया था ना, ये गुड़िया बहुत अच्छी है। ये मेरे साथ दूध भी पीती है, खाना भी खाती है, मुझसे बात भी करती है, मेरे साथ खेलती भी है, तो अपने आप उधर चली गई। जया बहुत डर जाती है और फिर वो सोचती है कल निधि पूरे दिन गुड़िया के साथ खेलती रही है तो सपने में भी वो गुड़िया होगी, इसलिए सपने वाली बात बता रही होगी। निधि नहा धोकर तैयार हो जाती है, नाश्ता भी कर लेती है, फिर कमरा बंद करके गुड़िया के साथ खेलने चली जाती है और फिर घर के दरवाजे पर खटखट होती है। जया दरवाजा खोलती है तो काम वाली बाहर खड़ी होती है। राम राम मेम साहिब, मैं काम करने जाती है रसोई में। शांताबाई रसोई में बर्तन धोती है और जया अपने कपड़े अलमारी में रख रही होती है। तभी निधि रूम से बाहर आ जाती है अपनी गुड़िया के साथ। निधि गुड़िया को चालू कर देती है और गुड़िया फर्श पर चलने लगती है। गुड़िया चलते चलते रसोई में चली जाती है और शांताबाई के पास जाकर उसकी साड़ी पकड़ लेती है और शांताबाई डर जाती है। छोड़ छोड़, मेरी साड़ी छोड़ छोड़। आवाज सुनकर जया अपने रूम से बाहर आ जाती है और तभी गुड़िया उसकी साड़ी छोड़ देती। क्या हुआ शांताबाई, क्यों चिल्ला रही थी? मेम साहब, अभी इस गुड़िया ने मेरी साड़ी पकड़ ली थी तो डर गई थी मैं। कुछ भी बेकार की बात मत करो, काम पर ध्यान दो। ये गुड़िया बेजान जो बैटरी से चलती है, चलते चलते तुम्हारी साड़ी में अटक गई होगी और तुम डर गई। शांताबाई फिर अपने काम में लग जाती है। फिर वो पोछा लगा रही होती है तो निधि गुड़ियों के साथ खेलती है। शांता की नजर पोछा लगाते लगाते गुड़िया पर पड़ती है तो गुड़िया उसकी तरफ देखकर अपनी मुंडी पूरी घुमा लेती है और उसे घूरने लगती है। शांताबाई फिर डर जाती है। शांताबाई का काम खत्म होते ही वो चली जाती है। मेम साहब, मेरा सारा काम खत्म हो गया, अब मैं चलती है। अच्छा हाँ मेम साहब, कल बात हुई थी ना एडवांस की? हाँ हाँ मुझे याद है, ये लो तुम्हारा एडवांस। जया उसके हाथ में पैसे थमा देती है। मेम साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेम साहब, इस घर में कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे कुछ अजीब लगा। और फिर शांताबाई चली जाती है। जया फिर सोचने लगती है कि उसे भी रात को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। रात होती है और रमेश भी ऑफिस से घर आ जाता है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात में जया को फिर से किसी के हंसने की आवाज आती है। जया रमेश को उठाती है। रमेश उठो उठो, देखो ना इतनी रात में कौन हंस रहा है। बताओ क्या हो गया? रमेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब? अरे कोई हंस रहा है। रमेश जाकर देखता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जया, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम ये जो हॉरर सीरियल देखती रहती हो ना, उसकी वजह से हो रहा है। वो सब देखना बंद कर दोगी तो आवाजें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। नहीं रमेश, ये मेरा सच में वहम नहीं था, मैंने सच में रोने की आवाज सुनी थी। रमेश फिर सोने चला जाता है। कुछ दिन पहले ही हम इस नए फ्लैट में आए हैं और ये क्या मुसीबत आ पड़ी। और फिर जया भी सो जाती है। रोज की तरह सुबह रमेश तैयार होता है और ऑफिस चला जाता है। तभी डोरबेल बजती है। जया जाकर देखती है तो बाहर शांताबाई खड़ी होती है। शांताबाई अंदर आती है। क्या बात है मेम साहब, बहुत परेशान लग रहे हो? रमेश तो इन बातों को मानता नहीं, शांताबाई को ही बता देती हूँ। और जया शांताबाई को सारी बातें बता देती है। मेम साहब, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ एक आत्मा रहती है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ मेम साहब। आपसे पहले यहाँ एक खुराना साहिब रहते थे, उनकी 8 साल की बेटी थी। वो जो उसकी माँ थी ना,
वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, उससे पूरा दिन घर का काम कराती थी और बहुत मारती भी थी। वो एक दिन वो काम करते करते बेहोश हो गई। उसे देखकर उसकी सौतेली माँ ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और जब अगली सुबह उसने उस कमरे को खोलकर देखा तो देखा कि वो मर चुकी है और उसकी लाश को देखकर उसे रात को अकेले में पार्क में गाड़ दिया ताकि किसी को पता न चले कि उसकी बेटी कहाँ गई और वो ये घर छोड़कर चले गए। यहाँ आने से पहले शायद आपने इस फ्लैट के बारे में पूछताछ नहीं की, अगर पता कर लिया होता तो अच्छा होता। ये सब बताकर शांताबाई काम में लग जाती है और काम खत्म करके चली जाती है। इतने में जया को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज सुनकर जया बहुत डर जाती है। इतने में रमेश भी घर आ जाता है। रमेश मुझे बहुत डर लग रहा है। शांताबाई ने बताया था कि हमसे पहले जो यहाँ रहता था उनकी बच्ची थी, उसकी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। और तो और आज तो किसी के हंसने की भी आवाज आई। क्या बचपना लगा रखा है तुमने? कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है, पता नहीं क्या बोलती रहती हो। रमेश, सच में इस घर में कुछ है, इस घर में सच में आत्मा है। जया, हमारी एक छोटी सी बेटी है, वो देखेगी तो डर जाएगी। तभी जया और रमेश निधि का कमरा खोलकर देखते हैं तो वो गुड़िया निधि से बात कर रही होती है। ये सब देखकर रमेश भी डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उस गुड़िया में एक आत्मा है। तभी रमेश उस गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर जब वो ऊपर आकर देखता है तो वो गुड़िया फिर उसी फर्श पर बैठी होती है। जया जल्दी से शांताबाई को फोन लगाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि अभी अभी क्या हुआ। शांताबाई, मैंने अभी अभी उस आत्मा की हरकत देखी है। तुम जल्दी से कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक बाबा को जानती हूँ, उसे अभी आपके घर भेजती हूँ। शांताबाई उस बाबा को जया के घर भेज देती है। बाबा जया के घर पहुंच जाता है और जया दरवाजा खोलती है और बाबा को अंदर बुलाती है। फिर जया बाबा को वो गुड़िया दिखाती है। बाबा उस पर गंगा जल छिड़कते हैं और तभी वो गुड़िया चिल्लाकर बोलती है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों मुझे निधि से दूर करना चाहते हो? ऐ गुड़िया, तुम यहाँ नहीं रह सकती और तुम्हें निधि से दूर होना पड़ेगा। अगर तुमने उसे कोई चोट पहुँचाई या उसे मार डाला तो? नहीं, मैं निधि को कुछ नहीं करूँगी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे पहले मेरी सौतेली माँ बहुत सताती थी। वो मुझे ठीक से ना तो खाना देती थी, ना मेरा ख्याल रखती थी, ना मेरे साथ खेलती थी, ना मुझे कभी प्यार करती थी। निधि तो बहुत अच्छी है। निधि मेरे साथ खेलती है, मुझसे बातें करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं उससे कभी दूर नहीं होना चाहती। हाँ बाबा जी, मैंने बोला था ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे साथ खेलती भी है। रमेश और जया उसे कमरे में जाने को बोलते हैं और निधि चुपचाप कमरे में चली जाती है। ये हम सभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर पहुंचाना होता तो वो अब तक निधि को भी मार देती। ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि एक अच्छी आत्मा है। हमें इसे भस्म नहीं करना चाहिए, हमें इसे मुक्त कर देना चाहिए ताकि ये खुशी खुशी इस दुनिया से चली जाए। तो अब आप ही बताइए कि अब हमें क्या करना होगा? इस गुड़िया को जला दो और उस राख को बहा दो। इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी और वो बिना परेशान हुए चली जाएगी। जैसा जैसा बाबा बोलते हैं वैसा वैसा रमेश और जया करते हैं और उस गुड़िया को ले जाकर जला देते हैं और उसकी राख एक लोटे में लेकर बहा देते हैं और उस अच्छी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जब रमेश और जया घर पहुंचते हैं तो निधि पूछती है, पापा मम्मी, मेरी गुड़िया कहाँ गई? बेटा, अब तुम्हारी गुड़िया अच्छी दुनिया में चली गई। क्या वो खुश है? हाँ बेटा, वो बहुत खुश है, बहुत।